हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए सीटेट के पेपर की। जो सीटेट का पेपर है आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो आपका 2021 का जनवरी का पेपर है। सीटेट 2021 और ये जनवरी का है, ठीक है। मैथ और साइंस का ये पार्ट 2 है। उसका हम आपको पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने सीडीपी के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और साइंस के लगभग 20 क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया था। 21 क्वेश्चन साइंस के लगा लिए थे, ठीक है। किसी कारणवश वो वीडियो जो थी वो पूरे पेपर की नहीं बन पाई थी। तो आज वहीं से हम 82 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ये देखिए 82 नंबर से हम क्वेश्चन को स्टार्ट आज करेंगे और 82 नंबर से अगर आप पहले देखना चाह रहे हैं तो इसका आप पार्ट 1 देख लीजिए। इसका जो है वो पार्ट 1 आप पहले देख लीजिए और ये आपका जो 82 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं अपने लोग। कह रहा है कि ईशू एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्रित करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया है। नीचे दिए गए आकलन संकेतों से पहचाने कि ईशू कहाँ गलत हो गई। ईशू कहाँ पे गलत हो गई। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती है। वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। तीसरा ऑप्शन है, वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। चौथा ऑप्शन है, वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 83 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। सबसे पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना। बी ऑप्शन है प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना। सी ऑप्शन है अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना। चौथा है नियमित गृह कार्य देना। तो आपके अनुसार करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 83, अवधारणा जो है वो मानचित्र का उपयोग करना। ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 84 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 84, विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। तीसरा पॉइंट है, कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करें। चौथा है, विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें। तो सिर्फ एक को छोड़ के बात कर रहा था, तो ये दूसरा वाला विकल्प हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85। चलो अभी साइंस के 5 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद हम हिंदी को देखेंगे, फिर हम देखेंगे मैथ को। विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। देखो दूसरा, देखो पहले, यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है। तो ये वाला नेगेटिव है और ए सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। ए सी डी यानी बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 86 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 86 है, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। दृश्य और श्रवण सीखना, केवल दृश्य सीखना, दृश्य श्रवण और गतिबोधक सीखना, श्रवण और गतिबोधक सीखना।
तो इसका भी आंसर आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। दृश्य और श्रवण सीखना, दृश्य और श्रवण सीखना, ये जो पहला वाला विकल्प है दृश्य और श्रवण सीखना, यही आपका सही है। 87 घनत्व की अवधारणा के लिए, घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का कम दें। 3 ऑप्शन देखिए आपके सामने है। शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। फिर से आप पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। घनत्व की अवधारणा के लिए, घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का प्रयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, देखो पहले सबसे पहले ये आएगा शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। इसके बाद ए विद्यार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। इसके बाद आएगा आपका सी शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन ले जा रही है। इसका मतलब जो चौथा वाला ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 88 देखो, क्वेश्चन कह रहा है बाई कोई एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, जिसमें क्या है क्लोरोफिल नहीं है। तो बाई क्या हो सकता है। अब आपको 4 में से ये पहचानना है कि किसमें क्लोरोफिल जो है वो अब्सेंट होता है, किसमें नहीं होता। तो देखो शैवाल में क्लोरोफिल होता है, घटपर्णी में होता है, मेपल वृक्ष में होता है, अमरबेल। इसका राइट आंसर जो है वो अमरबेल है। 89 नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है वृद्धांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। वृद्धांत में पाचित भोजन का अपशोषण होता है। वृद्धांत में भोजन का परिपाचन होता है। वृद्धांत में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो जो वृद्धांत है वो क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। वृद्धांत जो है वो क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। अगला क्वेश्चन रेशम कीट से संबंधित है। तो रेशम कीट से संबंधित देखो क्या क्वेश्चन है, समझो। पहले क्वेश्चन को पढ़ो। रेशम के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के लिए उत्पादन के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो देखो रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। तो रेशम कीट का जो लार्वा है उसे कैटरपिलर कहते हैं, ये तो सही है। प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। तीसरा है रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्थापित प्रोटीन होते हैं। रेशम कीट के कोकून से रेशम धागा, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, ये आपका गलत है। तो साइंस के क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं हिंदी की ओर। तो जिन छात्रों ने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है ये उनके लिए है। देखो भाषा फर्स्ट विकल्प हिंदी चुना है। तो जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है उनके लिए अब हिंदी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ पढ़ते हैं, पैराग्राफ से क्वेश्चन बनते हैं। पैराग्राफ कह रहा है खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी, तुम तो ठीक से खड़ी नहीं हो सकती, फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है जो यह सब जानना चाहती हो। उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ। उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। चलिए आगे समझिए पैराग्राफ को।
अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियां संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हों तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे भी मजाक में लिया और उसकी बात पर ठहाका लगाया। अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिर दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आने लगे। वे उसका उत्साह बढ़ाते उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक में आश्चर्यचकित कर दिया। इसके बाद देखिए, ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह बालिका थी अमेरिका की प्रसिद्ध धावका विल्मा रुडोल्फ। चलिए अब इसके क्वेश्चनों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। 91 से लेकर आपका जो पैराग्राफ है 99 तक यहीं से लिए गए हैं। तो देखो, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह सत्यवादी था, प्रेरक था, कठोर था या हितैषी था। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कठोर था। दूसरा ऑप्शन देखिए 92 नंबर, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो सच्ची प्रेरणा, अच्छा प्रशिक्षक, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, कठोर परिश्रम, सबल शरीर, बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा। तो देखो, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा होना चाहिए, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या है? किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं, शिक्षक को दयालु होना चाहिए, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना चाहिए। तो क्या है, सफलता के लिए लगन और परिश्रम क्या है, आवश्यक है। लगन और परिश्रम क्या है, आवश्यक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 95, आश्चर्यचकित का विग्रह क्या है? आश्चर्य और चकित का विग्रह क्या है? तो क्या हो जाएगा आपका, आश्चर्य से चकित, थर्ड वाला ऑप्शन। चलो, व्यंग किया, इसमें देखो 95 में व्यंग किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा तो ताना मारना। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः, देखो पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः। इसका राइट आंसर क्या होगा? तत्सम तद्भव है, तद्भव तत्सम है, देशज आगत हैं या तत्सम आगत हैं। तो देखो, पौष्टिक और खुराक में क्या है, तत्सम आगत है, चौथा वाला सही है। चलो 57 नंबर देखो आप, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? भावार्थ की दृष्टि से देखें कि उपयुक्त वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, विस्मयार्थक वाक्य है, प्रश्नार्थक वाक्य है या विधानार्थक वाक्य है। 97, तो ये निषेधार्थक वाक्य है। 98, लड़की के सवाल पूछे जाने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेलना नहीं जानती थी, खेल नहीं सकती थी, खेलना नहीं चाहती थी, बहुत छोटी थी। खेल नहीं सकती थी, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 99, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? उस शिक्षक ने, उसके सहपाठियों ने, उसकी माँ ने, उसके प्रशिक्षक ने। तो उसकी माँ ने, थर्ड ऑप्शन। पैराग्राफ आपका समाप्त हुआ। दूसरा पैराग्राफ पढ़िए, 100 से लेके 105 तक, यानी 5 क्वेश्चन दूसरे पैराग्राफ में हैं। चलिए दूसरा पैराग्राफ भी पढ़ते हैं। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है, ना अवरोध कोई, ना बाधा कहीं है, ना संदेह कोई, ना व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा आओ गगन सिर्फ तेरे लिए है, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, ना कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता है कि मैं बह नहीं हूँ, रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंबर मंदिर रस आलोक पिए हैं।
चलिए, दिशाएं कवि को क्या बुला रही हैं? कविता पाठ करने के लिए, अनजान रास्तों से बचने के लिए, संदेह दूर करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, सफलता प्राप्त करने के लिए। दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? सफलता प्राप्त करने के लिए। 101 नंबर देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती, उस दिशाएं उसे बुला रही हैं, उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, सफलता पाना बहुत सरल है। तो देखिए इसमें हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, सफलता पाना बहुत सरल है। चलिए 102 नंबर देखिए आप। किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? अटल एक विश्वास मन में भरा है। दूसरा ऑप्शन है, अजानी हवा में बह जा रहा हूँ। तीसरा है, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए। चौथा है, मुझे आज लगता कि मैं बह नहीं हूँ। किस पंक्ति में प्रतीत होता है कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? मुझे आज लगता कि मैं बह नहीं हूँ। चौथा ऑप्शन सही है। 103 नंबर देखो आप। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? तो ये क्या है? विशेषण है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द पहचानिए। डगर है, अवरोध है, व्यवधान है, बाधा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है? डगर। अवरोध, अवधान, बाधा, ये सब क्या है? नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 105, कविता का केंद्रीय स्वर है। तो कविता का केंद्रीय स्वर क्या है? उत्साह और आत्मविश्वास, बाधाएं और बिंद, सुनसानी और अनजानापन, कर्म और प्रेरणा। कर्म और प्रेरणा, तो उत्साह और आत्मविश्वास। चलिए पैराग्राफ दोनों हमारे समाप्त हुए। अब यहाँ से आगे पढ़िए। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। तो अपेक्षित नहीं है, नेगेटिव वाला देखना है आपको। भाषा की बारीकियां समझना, कल्पनाशीलता का विकास, तार्किक शक्ति का विकास और अनुकरण क्षमता का विकास। क्वेश्चन नंबर 106। तो अनुकरण क्षमता का विकास, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए 107 नंबर देखो आप। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चों को हिंदीतर रचनाकारों की जानकारी मिल जाए। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें। चौथा ऑप्शन है, बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें। तो देखो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से क्या हो सके? परिचित हो सकें। क्वेश्चन नंबर 108। चलो 108 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। बी ऑप्शन है, हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। सी ऑप्शन है, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना। चौथा ऑप्शन है, हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना। चलो जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है। तो हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, यानी पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। 109 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है। क्या कल्पनाशीलता सहायक है, अनुकरण सहायक है, मौखिक अभिव्यक्ति या लिखित अभिव्यक्ति? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? मौखिक अभिव्यक्ति, यानी भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करने में क्या है? सहायक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है कि गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना में मदद करता है। तो पहला है, साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन। दूसरा है, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ लें। तीसरा है, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। चौथा है, भाषा व्याकरण पर अधिकार। तो
तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, भाषा संरचनाओं पर अधिकार। चलिए 111 देखिए, अभी 10 क्वेश्चन आपके बचे हैं उसके हिंदी के, इसके बाद हफ्ते चलेंगे फिर मैथ पर। ठीक है, 2021 जनवरी का मैथ अपने लोगों ने सीटेट का ये जो बुकलेट है इसका मैथ अभी रह गया है। तो 111 नंबर देख लो आप। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? क्या आप पाठ्य पुस्तक को देंगे, साहित्य सामग्री को देंगे, व्याकरण की पुस्तक है, पोस्टर है? तो ये साहित्यिक सामग्री हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। 112 नंबर देखो, 112 नंबर कह रहा है आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, या फिर जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो? तीसरा ऑप्शन है जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। चौथा है जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं। तो देखो सीखने सिखाने की बात कर रहा है, तो देखो जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अब देखो 113 नंबर, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाएगी वह है या भाषा? तो इसमें देखो क्षेत्रीय मातृभाषा क्षेत्रीय है, फिर है मातृभाषा हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी विदेशी। तो क्या हो जाएगा? मातृभाषा और उसकी क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा और उसकी क्षेत्रीय भाषा। 114 नंबर देखो, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है? नियमों पर, परिभाषाओं पर, उदाहरणों पर, मानकता पर? तो आगमन विधि की बात करें तो ये उदाहरण पर सर्वाधिक बल देती है। किस पर? उदाहरण पर। चलो 115 नंबर देखो आप। 115 नंबर क्या कह रहा है? 115 नंबर कह रहा है भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग ना करना, ना संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि को समझने में मदद करता है। चारों ऑप्शन सामने हैं। विभिन्न माध्यमों की जानकारी, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, विभिन्न माध्यमों के उपयोग और विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति। तो आपका क्या हो जाएगा? विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। चलिए अब हिंदी के 5 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, इसके बाद अपने लोग मैथ पर चलेंगे। मैथ देखेंगे कैसा पूछा गया है। 116 नंबर, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों में मदद करती है? व्याकरण समझने में, कहानी रचने में, कहानी के तत्वों को याद करने में, या कहानियों की कमियां बताने में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कहानियाँ रचने में, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो 117 नंबर आप देखो, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ के अंत में समस्त व्याकरणीय बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणीय बिंदुओं को परिभाषा बताने पर, पाठ के अंत में दिए गए समस्त अभ्यास प्रश्नों को पूरा करवाने पर, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरण बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरण बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। चलिए अब अपने लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूरी होनी चाहिए कि कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है? आर्थिक सामाजिक है, सामाजिक व्यवसायिक है, भाषिक सांस्कृतिक है, या सांस्कृतिक आर्थिक है? तो ये तो आपको याद होगा, इसका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा भाषिक व सांस्कृतिक। ये इजी क्वेश्चन है। 119 नंबर देखो, कह रहा है 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री क्या हो सकती है? अनुपयोगी हो सकती है, मनोरंजन हो सकती है, कृत्रिम हो सकती है, प्रमाणिक हो सकती है? तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही है, प्रमाणिक। 120 नंबर क्वेश्चन देखो, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर सरल हो, जिनके उत्तर विभिन्न हो, जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया गया हो। तो इसमें हम जाएंगे जिनके उत्तर क्या हो? विभिन्न हो। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब देखो यहाँ पे हमने 2021 का आपका पेपर सॉल्व कर रहे थे, इसका मैथ और
साइंस वाला। तो ये पार्ट 1 आपने पहले देख लिया, इसका पार्ट 2 था ये, ठीक है। तो पार्ट 2 में जो साइंस के 10 क्वेश्चन बचे थे वो करिए सॉल्व, और ये आपकी हिंदी हो गई 30 नंबर की। अब अपने लोग चलते हैं मैथ पर। चलिए मैथ पे भी नज़र डाल लेते हैं, मैथ के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 31वां क्वेश्चन देख लो आप, ये बुडमास का ही लगभग समझ लो आप, ठीक है। इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा और डायरेक्ट आपको आंसर इसका बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका जो थर्ड वाला आंसर निकल के आएगा, इसकी PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए, फिर आपको PDF मिल जाएगी। आराम से आप पेपर को सॉल्व करते रहना, क्योंकि पेपर सॉल्व कराने पर देखिए वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। यदि इतने A बराबर इतने, B बराबर इतने, तो निम्न में से कौन सा A और B के बीच स्थित नहीं है। तो एक स्थित नहीं है, बकाया 4 हैं, तो जो स्थित नहीं है वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन -7/9। चलिए 33वां क्वेश्चन देखो। 33वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3.25 आएगा निकल के। क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, 3.25 निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 34 कह रहा है दो संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में हैं। प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तथा यह अनुपात जो है इतना हो जाता है यदि दी गई दोनों संख्याओं का योग निकालिए। तो कोई बात नहीं है, आप आराम से इस क्वेश्चन को बना लेना। देखो 3:5 है तो 3/5 कर लो। प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ना है तो 3 + 12 कर लो आप, और यहाँ पे कर लो आप +12 बराबर रख लो 5/7। फिर आप इस प्रकार से तिरछी गुणा करके आप सब कुछ इसका क्लियर कर सकते हो। कर लीजिए सॉल्व। इसका आंसर जो आपको बता दे रहा हूँ, आंसर जो आएगा आपका ये हो जाएगा 48। थर्ड वाला ऑप्शन आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 35, अंकित मूल्य दे रखा है। एक दुकानदार का वस्तु का अंकित मूल्य 15% की छूट देकर बेचता है, फिर उसे 19% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर हम क्रय मूल्य की बात करें तो ये आएगा 600 रुपये निकल के। सॉल्व करना, 600 रुपये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, वो आएगा 6। 37 नंबर देखो, 37 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है P + Q - R बराबर, इसके बराबर क्या आएगा निकल के। इसके बराबर आपका आएगा 20xy - 3x² - 3y²। क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपको आंसर मिलेगा। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर x - 1/x का मान निकालना है। तो इसका जो निकल के आएगा आपका वो आएगा 4, बी ऑप्शन निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखो आप, 39 है, क्वेश्चन दे रखा है तो 2a + b - c - 2d का मान निकलवा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में आपका आएगा 1 निकल के। PDF इसकी आप ले लेना, आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। 40 में अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर जो आएगा ये आपका दूसरा विकल्प आपका सही है इसमें। चलिए 41वां क्वेश्चन की बात करें, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। तो जो समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो आएगा निकल के 4th वाला, 65 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर और 97 सेंटीमीटर। 42वां क्वेश्चन है, एक बहुफलक के 7 फलक हैं और 10 शीर्ष हैं, इस बहुफलक के किनारों की संख्या। तो इसमें किनारे पूछे गए हैं, इसका आएगा 15 निकल के। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का देखिए, इसमें हो जाएगा आपका 3rd वाला ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर देखो 44 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो 44 में आपका जो आंसर आएगा निकल के वो आएगा 32 सेंटीमीटर। 45 नंबर क्वेश्चन देखो,
45 नंबर में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बेलन की धारता क्या है लीटर में, तो जो आपकी निकल के आएगी ये आएगी आपकी 6.16। बी ऑप्शन आ जाएगा निकल के। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए क्या आएगा, 676 आएगा निकल के, पहला वाला। अब इसमें देखो तीनों चीज़ें निकलवा रहा है आपसे, पर्सन निकलवा रहा है, बहुलक निकलवा रहा है और मध्यांक का माध्य निकलवा रहा है। तो जो इसका आंसर निकल के आएगा वो आपका आएगा 9 निकल के। 47 हो गए आपके। और देखिए 48वां क्वेश्चन। 48वां क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन है कह रहा है माध्यमिक विद्यालयों में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल के संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा है प्रक्रिया का चित्रात्मक स्वरूप में प्रदर्शन करना चाहिए। तीसरा है महत्व देना चाहिए कि गुणनफल संख्याओं का बार बार योग है। चौथा है महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल विभाजन का प्रतिलोम है। तो एक ऑप्शन सही है, जो सही वाला है वो आपको बताना है। तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में क्या है प्रदर्शन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 का दूसरा हो जाएगा। चलो 49 नंबर आप देखो। 49 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। चारों ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्ककला को प्रोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की कथन की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने की योग्यता को विकसित करना या विकास करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को संख्याओं पर होने वाली संक्रिया का संचालन करने में निपुण करना। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों में सामान्यीकरण क्षमता का क्या करना है विकास करना है। तो राइट आंसर जो है वो है विद्यार्थियों को संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। क्वेश्चन नंबर अब आप 50 देखो। 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए क्या है सर्वाधिक उपयुक्त है। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन देखो अनुमान और सत्यापन अभिगम को कड़ाई से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है प्रारंभ में दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध करा देनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है अध्यापका को शुरू में ही समस्या के हल प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या कर देनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें। तो ये चौथा वाला ऑप्शन ही आपका सही है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें। तो अभी इसके 10 क्वेश्चन बचे हैं। 10 क्वेश्चन आप और देख लो, फिर आपका ये 2021 का जनवरी का CTET की जो बुकलेट है मैथ साइंस की, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 51 अशुद्ध कथन पहचानो। आपको क्या करना है अशुद्ध कथन आपको इसमें पहचानना है। गणित ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की भूमिका है, बिल्कुल सही है। गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं, बिल्कुल होते हैं। गणितीय संरचना संचारण में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। गणित ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता। तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही है। 51 का चौथा। चलो 52 नंबर क्वेश्चन देखो। विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन है समानता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान कार्य दी जाने चाहिए। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के अशुद्ध उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता, मूल्यांकन या महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है गणितीय शब्द संग्रह का विकास मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन आप देखो ध्यान से, विद्यार्थियों को अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। तो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 53 देखो आप।
क्वेश्चन नंबर 53 देखिए आप क्या कह रहा है। एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए यह शर्त है कि तीनों रेखाखंड का सम्मिलन हो। तो पहला ऑप्शन है आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। दूसरा ऑप्शन है पर्याप्त है परंतु अनावश्यक परंतु आवश्यक शर्त नहीं है। तीसरा ऑप्शन है आवश्यक और पर्याप्त दोनों ही शर्त हैं, ना तो आवश्यक और ना ही पर्याप्त शर्त है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिए आप, आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे देखो आप, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यदि n समय तो n स्क्वायर सम है। सी देखिए, यदि n स्क्वायर सम नहीं है तो n सम नहीं है। सी है यदि n स्क्वायर सम है तो n सम है। डी ऑप्शन है यदि n सम नहीं है तो n स्क्वायर सम नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य कथन है? जो सत्य कथन है वो ही आपको पहचानना है। तो पहले देखो ए वाला, यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है। जैसे n अगर दो संख्या है, n बराबर कितना है 2 है, तो 2 क्या है एक सम संख्या है। या n बराबर हम 2 नहीं ले रहे, ठीक है, n बराबर हम ले रहे हैं 4, तो 4 क्या है सम है। अब इसी को हम कर दे रहे हैं n स्क्वायर, तो n स्क्वायर n कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौक 16। तो ये पॉइंट आपका क्या है पॉजिटिव है, देखो सही है। यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है। अब यहाँ पे देखिए आप, दूसरा ऑप्शन है यदि n स्क्वायर सम नहीं है तो n सम नहीं है। यदि n स्क्वायर सम नहीं है तो n सम नहीं है। अब यहाँ पे सी देखो पहले, यदि n स्क्वायर सम है तो n सम है, बिल्कुल सही बात है। देखो 4 स्क्वायर का 16 हुआ, तो ये संख्या कैसी है सम है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, तो देखो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी जो है वो ए का विलोम है। सी जो है वो ए का क्या है विलोम है, ठीक है। और ये डी वाला और बी वाला ये कुछ भी नहीं है, ये रॉन्ग समझ लो आप। चलो आगे देखते हैं। अब देखो एक दृष्टिबाधित से क्वेश्चन पूछा गया है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता है? जियोजेब्रा, टेलर का गिनतारा, टाइल या जियो बोर्ड? तो यह है जियोजेब्रा, पहला वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखो आप, क्वेश्चन नंबर आप 56 देखिए, सत्य पूछ रहा है आपसे। गणित की पुस्तकों में दी गई सभी परिमेयों की उत्पत्ति से ही गणित बनता है। दूसरा ऑप्शन है एक व्यक्ति जो अंकगणित परिकलन में अच्छा है वह गणित में भी अच्छा होगा और विलोमता भी यह सत्य होगा। तीसरा ऑप्शन है गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतर्ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। चौथा है गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है, गणितीय जो कथन है वो प्रतिबंधित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, चलो समझो। देखो समावेशी कक्षा है, समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध बाधित क्षमता के छात्रों में गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है उसको पहचानना है आपको। चलो देखो पहला ऑप्शन, पठन अक्षमता का प्रभाव व्यक्ति के संख्याओं के शाब्दिक स्थानिक दृष्टिकोण में संबंध करने पर होता है। नेगेटिव वाला देखना है तो ये पॉजिटिव है। गणित के चित्रांकन नमूने पठन अक्षमता वाले बच्चों को द्वारा अनुभव को की गई कठिनाइयों को दूर करने में सहायक है, पॉजिटिव है। पठन अक्षमता वाले बच्चों को अपने विचारों को क्रमबद्ध और संगठित रूप में लिखने में कठिनाई हो सकती है, सही है। चौथा देखो, पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है ना कि गणित अधिगम को, तो ये आपका नेगेटिव है, गलत है। नेगेटिव वाला पूछा था 57 का, देखो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे देखो आप, अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है वो कितनी होगी। तो देखो इसमें हम चले जाएंगे, आपके राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, x माइनस वाई का मान निकालना है। यहाँ पे x माइनस वाई का क्या करना है, आपको यहाँ पे मान निकालना है। ठीक है, ये संख्या है आपका 8 अंकीय संख्या, ये दे रखी है कामा 88 से विभाज्य है। तो x माइनस वाई का मान निकालना है, तो 2 आएगा निकल के। चलो यहाँ पे 60वां क्वेश्चन देख लो। मान लीजिए इतने इतने 3 भिन्न कौन सा सत्य है। घटते या बढ़ते क्रम में हैं, उनमें से आपको एक विकल्प पहचानना है कौन सा सही है। तो आपका जब सॉल्व करोगे इसे तो तीसरा विकल्प सही है आपका। ये देखिए मैथ साइंस का आपका था, मैथ एंड साइंस का आपका जो था वो था आपका 2021 जनवरी का पेपर, अब जाके कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो पूरा 2021 का पेपर हमने सॉल्व कर लिया। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।